तिनके का सहारा। अंदर घुप अंधेरा रहता है। कभी कभी चौकीदार की लंबी सीटी सुनाई पड़ती है और फिर लंबी चुप। वो साथ वाले कमरे में चलना शुरू कर देता है। बड़ी एहतियात के साथ कदम धरता है। हमारे कमरों के दरमियान मोटी दीवार है जिसमें कोई दरवाज़ा, खिड़की या रोशनदान नहीं, लेकिन मैं अपने पलंग पर लेटा लेटा आंखें बंद किए उसे देख सकता हूँ। वो पलंग की पट्टी पकड़कर ध्यान से बिस्तर छोड़ता है, फिर कुछ देर फर्श पर बिछी दरी पर खड़ा रहकर अपनी आंखों को अंधेरे का आदी करता है। उसे ख्याल रहता है कि कहीं शोर न हो। अंधेरे में सरहाने तले से टार्च निकालकर वो जूते तलाश करता है, फिर सर पर ऊनी टोपी पहनता है। गर्मी सर्दी हर मौसम में यही कैमल कलर की टोपी सर पर रखता है। सर पर टोपी पहनने के बाद वो गुस्लखाने में जाता है और सोचता रहता है वुज़ू के लिए नलका चलाऊं या मसह कर लूं। उसे ख्याल रहता है कि पानी के शोर से कहीं मेरी नींद खराब ना हो जाए। मैं देख सकता हूँ कि अब उसने तहज्जुद के लिए जाए नमाज बिछाया है। उसके होंठ बिद बताते हुए मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं। वो हर वक्त मेरे लिए दुआएं मांगता है, बेअसर, कमज़ोर, बुज़दिलाना दुआएं। उसकी दुआएं कॉस्मिक शऊर को चीर कर ऊपर उठने की सलाहियत नहीं रखती। जिस तरह मेंढक बड़ी हिम्मत से जस्त भरकर अपनी पहली जगह से कुछ ही दूर जा बैठता है, ऐसे ही वो पहली दुआ से करहा कर थोड़ी देर बाद अपनी दुआ का बम गोला उगल देता है। ना कहीं तबाही आती है, ना कहीं रोइदगी जन्म लेती है, सिर्फ उसकी दुआओं का धुआं कमरों में घूमता रहता है। उसका सारा दिन मुझसे छुपने और मेरा ताक़ुब करने में गुजरता है। अधखुले दरवाज़ों से वो मेरा जायज़ा लेता है, आधा सर झुकाकर मेरी आवाज़ सुनता है। हम दोनों के अलावा इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। उसके साथ एक मुर्दा कायनात चलती है। मेरे इर्द गिर्द कई भूत आधे सोए आधे जागे पहरा देते हैं। वो मेरे करीब आने, पास बैठने, बात करने के बहाने तलाश करने में वक्त गुजारता है, जबकि मैं उससे छुप जाने, परे रहने, जवाब न देने के बहाने ढूंढता हूँ। जब खाने के लिए बुलाता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है। वो आगे पीछे होता है लेकिन इतला नहीं दे सकता। ऐसे में उसका पाँव एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लगता है कि गिर जाएगा, मगर फिर वो संभल जाता है। पता नहीं वो हर बार क्यों संभल जाता है। मेरे करीब आकर वो अपनी कैमल कलर टोपी को आंखों तक नीचे कर लेता है, जैसे टोपी हथियार हो जिससे वो अपने आप को महफूज कर रहा है। बड़ी देर तक वो बगैर दांतों वाले मुंह में कुछ बिद बताता है। शायद दुआ मांगता है, अपने लिए हिफाजत की दुआ या मेरी फल्लाह के लिए मिन्नत समाजत। उसकी दुआएं फटे हुए पैराशूट की तरह उड़कर कहीं नहीं जाती। वो सोचता रहता है। मैं उसे बात करने का इज़्ज़न नहीं देता, किताब से नज़र उठाकर नहीं देखता। हरूफ पर नज़रें रखते हुए मैं उसे देखता हूँ। वो मेरी सर्द मेहरी के आगे गूंगा होता चला जाता है। कुछ देर बाद कान में उंगली फेरता है। मैं कराहत से आंखें बंद करता हूँ। वो लौट जाने का अज़्म करता है और लौटते हुए बोलता है। किसी दीवार से मुखातिब होता है। हवा में चेहरा करके कहता है, खाना तैयार है। अच्छा, ठंडा हो रहा है। वो एतराफ़े जुर्म करता है। अच्छा, तुम्हारे लिए मुर्ख पका है। वो अच्छे खाने को बहुत बड़ी तफरीह समझता है। सुन लिया है। वो मुड़ता है। उसके पाँव स्लीपर में फिसलने लगते हैं। आ जाओ, वो मिन्नत से कहता है, लेकिन मैं उसका हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसकी किसी किस्म की मुदाखलत का रवादार नहीं। आप खुद ना आया करें, मुलाजिम को भेज दिया करें। अच्छा, बुझी आवाज़ में कहकर वो चला जाता है। मेरे कमरे से मुल्हिक बालकनी में वो गहरी सोच में उलझकर खड़ा रहता है, कहीं जा नहीं सकता। बड़ी देर तक मैं अपनी किताब छोड़कर बाहर नहीं निकलता। मैं जानता हूँ वो कम खाता है और लो ब्लड प्रेशर की वजह से उसे कमज़ोरी महसूस होती, लेकिन मैं कभी उसकी इतला पर जल्दी नहीं उठता। खाने की मेज़ पर मैं उसे अच्छी चीज़ें खाने पर आमादा नहीं करता। वो दाल में भिगो भिगो को रोटी खाता है। सामने वाले दांतों के बगैर उसका हिलता मुंह और भी मकरू लगता है। वो अच्छे सालन का डोंगा मेरे आगे रखता है, लेकिन मैं लौटा कर डोंगा उसे कभी पेश नहीं करता। मैं उसे कोई चीज़ देकर खुश नहीं होता। वो कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि मुझे खिलाकर खुश होता है। उसके इस रवैये से मुझे और भी कोफ्त होती है। मैं उसे इस खुशी की भी सज़ा देता हूँ। अगर मुझे छुपा हो जाए कि वो मेरे खाने में खुश है तो मैं हाथ खींच लेता हूँ। अपने रवैये की सख्ती से उसकी सारी खुशी ख़त्म कर देता हूँ। आप ये डोंगे मेरे आगे ना रखा करें। मेरे पास हाथ हैं, मैं अपाहज नहीं हूँ, मैं चीज़ें उठा सकता हूँ। वो डर जाता है, मेरे सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। गड़बड़ा कर वो फिर दाल में रोटी भिगोकर खाने लगता है। उसकी आंखों में खौफ तैरने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसकी मोहब्बत गालिब आ जाती है। वो चंद लम्हे पहले की बातें भुलाकर
डोंगा फिर मेरे आगे रखता है। मुर्ख है, खा लो। आपने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं उसे उठते हुए कहता हूँ। खाना अधूरा छोड़कर मैं उसकी गर्दन पर शिकंजा और कस देता हूँ। हर बार वो समझ नहीं सकता कि अब क्या हुआ है। जो कुछ जिंदगी ने आपके साथ किया कम था। अगर मैं जिंदगी की जगह होता तो और भी करता। वो मुझसे इत्तेफाक राय करता है और दाल में भीगी रोटी खाना छोड़ देता है। आपने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी। हर बात में मुदाखलत, हर बात में दखल दर माकूलात, हर चीज में टांग अड़ाना। मैं दरवाजा पटाख से बंद करता हूँ। वो बगावत से नाआशना रहता है, बद्दुआ नहीं दे सकता, खुद तरसी में रो नहीं सकता, किसी से मेरे खिलाफ बात नहीं करता। मेरी मोहब्बत उसके गले में जंजीर की तरह बंधी है। वो इस जंजीर से ये अब्दुल चोर है जी। तो फिर कल ये सेर चीनी के पैसे लेकर गया था और सिर्फ आध सेर चीनी लाया है। बदल ले। हाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। फिर शिकायत ना करें। हाँ, वो तो है। वो ढके कान को नंगा करके खुजलाने लगता है पर जाता नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका रास्ता बात मामला न टोकूं, लेकिन वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बच्चों की तरह मुझे बुलाने की कोशिश करता है। उसका रवैया कभी आजिज़ाना और कभी बुज़दिलाना होता है। नॉर्मल तरीके से कमरे के अंदर आकर वो बात नहीं कर सकता। बहुत सी बातें, वाक़यात उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। वो कई वाक़यात के मुझसे तस्दीक करना चाहता है। कुछ लोगों के नाम उसके जहन से उतर चुके हैं। कई अल्फाज वो गलत इस्तेमाल करता है। पूछना चाहता है कि उसकी बीवी किस बीमारी से पागल हुई थी। वो नहीं जानता कि उसके बाकी 2 बच्चे कहाँ हैं। उसे कुछ तारीखें भी परेशान करती हैं। वो अपनी गुजरी जिंदगी को किसी तसलसल, किसी ऑर्डर में लाना चाहता है। वो समझना चाहता है कि जिंदगी के सफर में उसके साथ कौन कौन था, किस जगह, किस मौसम में, कौन बिछड़ गया। जब बातें करने की ख्वाहिश गालिब आ जाए तो वो मेरे दरवाजे तक आ जाता है। मैं उसके आने पर अपनी तबीयत को हाजिर नहीं पाता। जब मैं पहली बार कैद गया तो वो बीमार थी। मैं तारीख की किताब से नजर उठाकर लगा। मोहब्बत के एक लफ्ज से लेकर विटामिन की एक गोली तक मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। मेरा प्रेम पानी चढ़ाई चढ़ना नहीं जानता। कभी कभी वो अपनी शीशियां बालकनी की रोशनी में ला ला कर देखता है। मैं अंदाजा लगाता हूँ कि वो अपनी किसी तकलीफ का इलाज करना चाहता है, लेकिन फैसला नहीं कर पाता कि कौन सी दवा उसके दर्द का इलाज है। आखिर में वो अपनी पसंद नापसंद को तरजीह नहीं देता और कोई सी दवा पीकर राजी हो जाता है। साल में किसी एक दिन में चलते चलते पूछता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? वो यकदम खिल जाता है और मेरी तरफ पुरइश्तियाक नजरों से देखता है। रात को मेरी आंख खुल जाती है। मैं सो नहीं सकता। गली का चौकीदार बहुत ऊंची सीटी बजाता है। मेरे जोड़ों में दर्द होता है। मैं सवाल करने के बाद जवाब का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो जवाब देता रहता है। अपनी खुराक, अपनी बीमारी, अपनी दवाइयों का जिक्र करता रहता है। मैं जा चुकता हूँ, लेकिन उसकी बात जारी रहती है। ये ब्लॉक जिसकी दूसरी मंजिल पर हम दोनों रहते हैं, ईंटों का बना हुआ है। ईंटों में किसी जमाने में गुलाबी माइल रंग था, लेकिन अब आते जाते मौसमों ने उसकी रंगत के हवास गुम कर दिए हैं। ये 3 ब्लॉकों का सिलसिला है, जिसमें हम दोनों दरमियाने ब्लॉक में रहते हैं। इसकी तामीर आम सरकारी इमारतों की तरह सर से बला टालने के फार्मूले पर हुई है। सारे ब्लॉक में पानी की टूटियां रिसती रहती हैं। बिजली की तारें दीवारों से ढलक आई हैं। बालकनी का जंगला हिलता है, दीवारों से चूना झड़ता है। सारे ब्लॉक वाले जानते हैं कि पुराने स्विच शॉक देते हैं। ये तीनों ब्लॉक हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए बनवाए थे, लेकिन तरक्की पाकर हर मुलाजिम पगड़ी लेकर अपना फ्लैट बेच गया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन ब्लॉकों में दुकानदार, मुहाजिर, देहाती, रेड़ी छाबड़ी वाले आकर आबाद हो गए। मेरे बाप ने भी इस फ्लैट को दूसरी मर्तबा कैद जाने से पहले हासिल कर लिया। कैद जाने से पहले वो एक छोटी सी दुकान में मुर्गियों की फीड बेचता था। वो आज तक नहीं जान पाया कि वो दूसरी मर्तबा कैद क्यों हुआ था। थानेदार ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि वो मिलावट करता है। वो समझ नहीं सका कि मुर्गियों की फीड में कोई अपनी तरफ से मजीद क्या मिला सकता है। इस फ्लैट के आगे एक बड़ा वसी पार्क है और 3 ब्लॉकों के बाद एक बाजार है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पार्क भी वक्त के साथ साथ खूबसूरत होता जा रहा है। पार्क की दूसरी जानिब आलीशान कोठियों का सिलसिला है। इन कोठियों की पुश्त पार्क की तरफ है। हमारे फ्लैट से ये कोठियां नजर नहीं आती। पार्क के दरख्तों ने कोठियों की पुश्त को भी ढांप रखा है। जिस तरह उसके मुंह में पिछले दांत दिखाई नहीं देते। सिर्फ जब वो मुंह खोलता है तो
ایک غار سی کھل جاتی ہے۔ پچھلے دانتوں سے وہ کھانا چبا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھ سے چھپ کر بالکنی کے پاس مونڈی پر بیٹھ جاتا ہے، پھر بڑے اہتمام سے کوئی کرکری چیز کھاتا ہے، رسک، مونگ پھلی، چپس۔ جب وہ کھاتا ہے تو بالکنی سے شور میرے کمرے تک آتا ہے۔ میری پڑھائی میں حرج ہوتا ہے۔ مجھے احتمال ہے کہ وہ مجھے ستانے کے لیے مونڈے پر آ بیٹھتا ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر پارک میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے کھانے کی آواز ہر جگہ میرا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اسے منع کروں کہ وہ ایسی چیزیں نہ کھایا کرے، لیکن جانتا ہوں وہ عمر کے ایسے حصے میں ہے جب کچھ ماننا، یاد رکھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے میں پارک میں جاتا ہوں۔ وہ بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کبھار اس بینچ پر جا بیٹھتا ہے جو بالکنی سے نظر آتی ہے۔ جب میرے لیے یہ گھر تنگ ہوتا ہے تو پارک مجھے کھلی ملتی ہے۔ میں سردیوں میں کئی گھنٹے ادھر بینچ پر گزارتا ہوں۔ وہ میرے تعاقب میں آنا چاہتا ہے لیکن نہیں آ سکتا، تو مونڈے پر بیٹھ کر جنگلے کے پیچھے سے مجھے دیکھتا رہتا ہے اور کیمل کلر کی ٹوپی ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ اس کی نظریں مجھے اپنی کمر پہ محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بدبداتے ہونٹ دکھائی پڑتے ہیں جن سے بے اثر بزدلانہ دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے دعائیں مانگتا ہے اور مدد کے لیے غیبی طاقتوں کو بلاتا ہے۔ جب کبھی میں باہر سے آتا ہوں وہ میرے کمرے میں آنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ سوال پوچھ کر شانت ہو سکتا ہے۔ میں کہاں گیا تھا؟ کیا میں ٹیوشن پڑھا کر آیا ہوں؟ بازار میں کون ملا؟ چھوٹے چھوٹے سوال اس کے دماغ میں کھلبلی مچا دیتے ہیں۔ وہ اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں جانتا۔ مجسم استفسار دہلیز تک آ جاتا ہے۔ بڑی دیر کر دی؟ میں اپنی کتابیں میز پر رکھتا ہوں۔ ٹیوشن پر گئے تھے؟ میں کوٹ ٹانگ کر سینے والی جیب سے قلم نکالتا ہوں۔ ٹیوشن کے پیسے مل گئے؟ میں جواب نہیں دیتا۔ میں جوتا اتار کر سلیپر پہنتا ہوں۔ میں تمہارے سر میں بادام روغن لگا دوں؟ خشکی ہو گئی ہے۔ میں اپنے خشک بالوں سے سروکار نہیں رکھتا۔ شکریہ، میں انکار میں جواب دیتا ہوں۔ وہ کھڑا رہتا ہے۔ شاید وہ مجھے چھونا چاہتا ہے، میرے کندھوں سے خشکی جھاڑنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ میں اسے کھڑا چھوڑ کر آگے بالکنی میں چلا جاتا ہوں۔ جنگلے پر تولیہ خشک ہونے کے لیے پڑا ہے۔ دوسرے بلاکوں کے جنگلے بھی ایسے ہیں، ان پر بھی ہمیشہ سوکھنے کے لیے کپڑے ٹنگے رہتے ہیں۔ سامنے پارک ہے۔ بڑھتی شام کے دھندلکے میں کچھ کوے فوارے میں نہا رہے ہیں۔ کسی طرف سے کلاشنکوف کی آواز آتی ہے۔ کوے یک دم اڑ جاتے ہیں۔ میں سوچنا چاہتا ہوں کہ آخر میں ایسا کیوں ہوں؟ میں کسی کی مہربانی، کسی کا پیار بھی وصول نہیں کر سکتا۔ مجھے ٹیوشنیں پڑھاتے 20 سال ہو گئے، لیکن آج تک میں نے کسی گھر میں چائے تک نہیں پی۔ میں کوئی تحفہ وصول نہیں کر سکتا، کسی سے ملنے نہیں جا سکتا۔ میں نے کچھ دوسرے لوگوں سے زیادہ زخم نہیں کھائے۔ ایسے معاشروں میں عام آدمی کی بس ایسی ہی زندگی ہوتی ہے، لیکن میرے پاس عام خوشی اور عام غم نہیں ہے۔ میں بینچ پر بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ اپنے دل کی کھڑکی کھول کر میں کسی کو جھانکنے کا موقع کیوں نہیں دیتا؟ میں عام انسان کی عام زندگی کیوں بسر نہیں کر سکتا؟ کبھی کبھی پارک کے اس حصے میں جہاں میرے والی بینچ ہے ایک جوان بیٹھا نظر آتا ہے۔ 20 سال پہلے میں بھی اسی طرح نیلے چیک والی قمیض پہنا کرتا تھا۔ وہ میری طرف چلتا ہے، ایک کندھا جھکا کر، بائیں پنجے پر بوجھ ڈال کر۔ جب وہ بڑے پھاٹک سے بینچ کی طرف آتا ہے تو اس کی چال پر مجھے ناچ کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اپنی بیکار زندگی کے باوجود ابھی اس کی چال میں نرت ہے، موسیقی ہے۔ میں بالکنی میں کھڑا اسے دیکھتا ہوں، پھر سوچتا ہوں بھلا میں نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس کی زندگی بیکار ہے؟ وہ پہروں بینچ پر بیٹھ کر اپنے خوابوں میں گم رہتا ہے۔ شاید بے روزگار ہے، ماں باپ نے آگ کر دیا ہوگا، شاید نشہ کرتا ہو سکتا ہے بیمار عشق ہو، محبوبہ کی بے وفائی سے گھائل ہے۔ کبھی کبھی وہ بینچ سے اٹھ کر گھاس پر جا بیٹھتا ہے، آسمان کو دیر تک دیکھتا ہے۔ ممکن ہے وہ آسمان میں اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ مجھ سے مشابہ ہے اور آسمان سے صرف اس جواب کا منتظر ہے کہ خدا نے اسے کیوں پیدا کیا۔ پارک میں آنے جانے والے لوگوں کو علم نہیں ہو سکتا کہ اس جواب کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ ایک وقت تھا اس کی طرح میں بھی اسی گھاس کے تختے پر بیٹھ کر آسمان کو تکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ نلاہٹوں میں آہستہ خرام ہر چیل میرے کسی نہ کسی سوال کا جواب ہے۔ نیلے چیک والی قمیض پہننے والے کو ابھی علم نہیں کہ انسان جس قدر امید پر پلتا ہے اس سے کہیں زیادہ نا امیدی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔
अभी वो नाउम्मीदी से 20 साल पीछे है। जब भी मुझे वो नज़र आए मैं मुस्कुराने लगता हूँ। अपनी और उसकी मुशाबहत मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करती है। घर में जब भी मैं मुस्कुराऊं वो समझता है कि मैं उसे देखकर खुश हूँ। वो मुझे मसरूर पाकर कमला झरिया के गाने गुनगुनाने लगता है, ऐनक धोकर साफ करता है, पाँव की ठेठें ब्लेड से साफ करता नजर आता है, पार्ट टाइम मुलाजिम से ऊंची ऊंची बातें करने लगता है। जो ही उसे एहसास हो कि मैं खुश नहीं हूँ वो मुतज़ब्ज़ब हो जाता है। जहाँ खड़ा हो वहीं से कहीं और जाना चाहता हो लेकिन जा नहीं सकता। लगता है उसकी कुव्वत फैसला इस लंबे सफ़र पर कहीं खो गई है। उसके लिए अब सब फैसले दुरुस्त हैं, बशर्ते कि वो मैंने किए हूँ। कभी कभी जब मैं उसके कमरे के सामने से गुजरता हूँ उसके कमरे में नज़र पड़ जाती है। वो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। वो मेरी चाप सुनना चाहता है, इस ख्याल से कि शायद मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है मैं बुलाऊं और आवाज़ उस तक ना पहुँचे। अधखुले दरवाजे से मैं देखता हूँ वो अपने कपड़ों को देखता है। कपड़ों का पहनना, उतारना, तब्दील करना अब पसंद नापसंद के ताबे नहीं, लेकिन फिर भी वो अलमारी में से पुराने स्वेटर, टोपियाँ, शलवार कमीज निकाल कर देखता रहता है। कुछ याद करने, कुछ भूल जाने में मसरूफ नजर आता है। सुबह के वक्त सामने वाली बालकनी में मुंडे पर बैठकर वो पार्क की तरफ रुख करता है। यूं लगता है जैसे वो पार्क की तरफ रुख करके उधर देखता नहीं। फिर वो मुट्ठियां बंद करता है, खोलता है, अपनी ईंटी हुई उंगलियों को लचक देने की मशक करता है। कभी कभी वो बैठे बैठे एक टांग सीधी करके घुटनों पर मुखियां मारता रहे, कंधे को दबोचने के अंदाज में पकड़कर छोड़ता है। साथ साथ उसके होंठ हिलते हैं, फत फत करते होंठों पर दुआएं होती हैं। शायद उसे झोली गिरती दुआओं का इल्म नहीं, वरना वो इतनी बाकायदगी से दुआएं न मांगता। इन शिकस्ता सूरत ब्लॉकों में उसकी किसी से दोस्ती नहीं। वो किसी से दोस्ती करके मेरे वक्त का ज़िया नहीं करना चाहता। हम दोनों ही किसी से मिलते नहीं। बाजार में भी वो सिर्फ दाढ़ी का खत बनवाने जाता है और लोगों से बचता बचाता घर आ जाता है। कभी कभी हमारी हमसाई एक छोटी सी बच्ची के हाथ कुछ भिजवा देती है। उस रोज वो लड़की शीशे की प्लेट में कुछ फल ढांप कर लाई। ये बालकनी में मेरे कमरे की जानिब चेहरा किए मौजूद था। अम्मी ने ये फल भेजे हैं, अब्बा मंडी गए थे। लड़की उसे देखती है, फिर मेरे कमरे के अंदर दर्जीदा निगाहों से नजर डालती है। मैं उस बच्ची को देखकर हरासा हो जाता हूँ। दरवाजे तक जाता हूँ। वो फल की प्लेट पकड़ता है, लड़की को नहीं देखता। अपने कानों से मेरे पाँव की चाप सुनता है। उसे अपने कानों से भी मुझे देखने की आदत है। लड़की बैठना चाहती है। हम दोनों में से कोई उसे बैठने के लिए नहीं कहता। आपके लिए हिस्सा भेजा है। वो कमीज के दामन में अमरूद केले डलवा लेता है। मैं जाऊं जी? अच्छा। लड़की मायूस नजर आती है। सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकती है, फिर सारे में देखती है। अस्सलाम वालेकुम जी। उसके जाने के बाद वो मेरे दरवाजे तक आता है। अमरूद खा लो? जी नहीं चाहता। मैं उसके हाथ से कुछ लेकर खाना नहीं चाहता। वो झोली में फलों को उठाए दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। मैं उसके सामने से गुजरकर बालकनी में जंगले के साथ जा खड़ा होता हूँ। जंगले पर नीले रंग का तौलिया सूखने के लिए टंगा है। तीनों ब्लॉकों में इसी तरह जंगलों पर कपड़े सूखने के लिए टंगे रहते हैं। पार्क में दिन के वक्त हजूम कम होता है। लोग अमूमन लंबे रास्तों को छोटा करने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। उनके पैरों से घास पर छोटी छोटी पगडंडियों के निशान बन गए हैं। इन जल्दी से गुजर जाने वालों को अमलतास, बेरी, बरगद के दरख्त नजर नहीं आते। वो बेलदार जो तलवार से घास काटते हैं दिखाई नहीं देते। उन्हें चीलें दूर आसमान पर तैरती महसूस नहीं होती। वो सिर्फ रास्ता छोटा करने के लिए इधर से गुजरते हैं। लेकिन वो पागल औरत चीलों को जानती है। कभी कभी वो अपनी झोली में खाने पीने की कोई चीज ले आती है और चीलों को बुला बुला कर उनकी तरफ खाना फेंकती है। किसी किसी दिन उसकी झोली में छोटे छोटे पत्थर कंकरियां होती हैं। निशाना ताक ताक कर वो पत्थरों से चीलों को मारती है और फतामंदी के साथ हंसती है। समझती है इस तरह वो आसमान पर तैरने वाली चीलों को जवाब देने पर मजबूर कर देगी। मेरी निगाहें उस पर जमी रहती हैं। मेरा ध्यान उसमें अटक जाता है। मैं तारों में फंसी पतंगों को देखता हूँ। मुझे अपनी माँ याद आती है। वो कहती है, जब तू पैदा हुआ था तो घर के आगे से बारात गुजर रही थी, बैंड बज रहा था। मेरी सास ने तुझे शहद चटाकर कहा था, देख बहू, तेरा बेटा राज करेगा राज। कोठियां, बंगले, कारें, हुक्म ही हुक्म, राज ही राज।
पागल औरत जोर से चीख मार कर ऊंचे ऊंचे हंसती है। वो मेरी तवज्जो राज से हटा देती है। मैं अपने आगे पीछे घूमने वाले मुलाजमों से निकल कर बालकनी में आ जाता हूँ। एक गाड़ी से उतरकर दूसरी में सवार नहीं हो सकता। कहीं दरमियान में ही पैदल चलने लगता हूँ। अभी फाइलें मेरे हुक्मों के मुंतजर होती हैं कि मुझे वो नजर आ जाता है। वो खांस रहा है। सर्दियों में उसे खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। कभी ये खुश खांसी सिर्फ उसका सीना झंझोड़कर चली जाती है। किसी रोज रात के पिछले पहर उसकी खांसी मुसलसल हो जाती है। उसमें से कई किस्म की मिली जुली आवाजें आती हैं। लगता है लकड़ी चीरी जा रही है। कार का इंजन बार बार स्टार्ट होकर बंद हो रहा है। हमारे कमरों के दरमियान मोटी दीवार है। कोई दरवाजा, खिड़की या रोशनदान उस दीवार में नहीं। मैं अपने पलंग पर लेटा लेटा आंखें बंद किए उसे खांसता देख सकता हूँ। खांसी का दौरा पड़ते ही वो अपना मुंह रजाई के अंदर कर लेता है। खांसी की आवाज मध्यम पड़ जाती है, लेकिन उसका अटैक नहीं रुकता। मुझे नजर आता है वो कभी शहद चाटता है, कभी चीनी फांकता है। खांसी के दौरे को बंद करना चाहता है ताकि उसके शोर से मेरी नींद में खलल ना हो। जब खांसी से उसका दम रुकने लगता है, यकदम मेरे फेफड़े खुल जाते हैं। मुझे पूरा सांस अंदर जाता महसूस होता है। अजीब किस्म की खुशी से मेरी नींद उचाट हो जाती है। मैं अपने बिस्तर से निकलकर पार्क चला जाता हूँ और औस से भीगी बेंच पर बैठ जाता हूँ। लेकिन उसकी खांसी मेरे साथ रहती है। बाग में बत्तियों की उदास रोशनी गीलेपन में इजाफा करती है। मेरा जी चाहता है वो मायूस हो जाए, जिंदगी से, लोगों से आस ना लगाए, नुक्कड़ पर किसी अजनबी को देखकर अपनी बूढ़ी मुस्कुराहट पेश ना करे, सीढ़ियां चढ़ते उतरते उससे शक न गुजरे कि अब कुछ होने वाला है। बुज़दिलाना, अहमकाना, बेअसर दुआएं मांगते उसे कहीं ख्याल ना आ जाए कि अच्छे दिन दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो मान ले, उसे यकीन आ जाए हर दरिया पार एक और दरिया है, और जब वो दोनों दरिया पाट कर साहिल पर पहुंचेगा तो मौजे मारता एक और दरिया पेश होगा। मैं अंदर ही अंदर उसे बताना चाहता हूँ कि उम्मीद के सारे बजरे ना उम्मीदी के साहिलों पर जा निकलते हैं। मैं जानता हूँ जब मैं आधी रात गए बेंच पर आ बैठता हूँ तो वो बिस्तर से निकलकर बालकनी में लोहे के जंगले को थाम कर मुंडे पर बैठ जाता है। खांसी के दौरों के दरमियान वो दुआएं मांगता रहता है, बुज़दिलाना, अहमकाना, कमज़ोर दुआएं जो उसके खांसते सीने से दूर तक पहुंच नहीं पाती। मुझे सारे पार्क में उस पागल औरत की हंसी सुनाई देती है। मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे टाइम टनल में ले जाती है। तब मैं छोटा था और इस पार्क में रोज पतंग उड़ाने की मशक किया करता था। मेरी गुड्डी कभी हवा में न लहराई, लेकिन मैंने आसमान को पढ़ना सीख लिया। आसमान पर मुझे ख्वाब तैरते नजर आने लगे, ऊंचाई के, ऊपर उठने के ख्वाब, तरक्की के सपने। ऐसे ही एक दिन मेरी माँ मुझे तलाश करती बाग में आई, मुझे बेंच पर बिठाया। उसके चेहरे पर रात गए की औस फैली थी। तब उसने कहानी सुनाई। सुन, एक दफा एक डाकू को वक्त के काजी ने फांसी का हुक्म दिया। जिस वक्त मुलजिम फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा था, डाकू की माँ बाजू फैलाए उसकी जानिब भागी। डाकू ने आगे बढ़ के माँ का कान काट खाया। सिपाही ने खौफजदा होकर पूछा, है ना हंजार, गुनहगार, ये तूने क्या किया? डाकू बोला, ये उस वक्त कहाँ थी जब मैंने पहली चोरी की, ये तब कहाँ थी जब मैंने कत्ल किया। यही तो मेरी दुश्मन है, मेरी पहली और आखिरी दुश्मन। पाक से पागल औरत का कहका बुलंद होता है। किसी ने उसका कान काट खाया है। उसकी हंसी में मुसलसल खांसी का शोर आ मिलता है। शबनम से लान भीगी हुई है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना गोल्ड मेडल इस पागल औरत के गले में डाल दूं। 20 बरस से इन 3 ब्लॉकों में ट्यूशनें पढ़ाने के दौरान मुझे एक दिन भी कोई ऐसा ना मिला जिसको मैं ये गोल्ड मेडल दिखा सकता। इन ब्लॉकों में रहने वाले MA हिस्ट्री के गोल्ड मेडल को वैसे भी पहचान नहीं सकते। पागल औरत का कहकहा मुझे फिर सुनाई देता है। मैं बेंच को दोनों हाथों से भींच लेता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जाता हूँ। मुझे कमरे से अपनी बीवी की खुशबू आती है। वो अच्छी थी, सारा दिन मंगोल चेहरा लिए आधी सोई आधी जागी रहती। सिर्फ जब मेरा हमसाया अशरफ शाम को शतरंज खेलने आता, उसकी बंद आंखें चमकने लगती। हम दोनों बालकनी में जंगल के साथ बैठकर शतरंज खेलते। अशरफ की निगाहें शतरंज के बसात से हो कर अंदर चली जाती और देर तक अंदर ठहरी रहती। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता हूँ। मुझे ट्यूशन पढ़ाने में देर हो गई है। मेरा कोट बारिश में भीग गया है।
लेकिन कोट के अंदर किताबें महफूज हैं। मेरी पुरानी ग्रे पैंट के पाइंचे गारे से सने हैं। मैं पार्क में शॉर्टकट लेकर पहुंचा हूँ। वो दरवाजे में खड़ा खांसता है। उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं, जैसे कुछ बुज़दिलाना दुआएं मांग रहा हो। वो चाहता है मैं कमरे में जाने से पहले खाना खा लूं। खाना खा लो, गरम है। मुझे भूख नहीं। वो पैरों पर शिफ्ट करता है। महसूस होता है कि बदन का वजन यकदम ज्यादा हो गया है। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, अगर कभी नौकरी मिल जाती तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। पता नहीं ये आरजू के एतराफ, पता नहीं ये मेरी जिंदगी की समरी है कि उन्वान। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ाता है, जैसे खौफ के झक्कड़ से पनाह मांग रहा हो। मैं अंदर कमरे में जाता हूँ। मेरी बीवी की खुशबू कमरे में है। मैं खाली पलंग को देखता हूँ। वहाँ 3 साल का बच्चा सोता नजर आता है। वो हमेशा ऐसे ही सोता है, माँ का दुपट्टा पकड़कर ऊंधा। उसकी आंखें माँ पर हैं, नींद में अध खुली। वो जब करवट लेता है तो जरा सा रोता है। कहाँ है? वो खांसता है, जवाब नहीं देता। उसे बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन तब वो जवाब नहीं देता। बच्चा कहाँ है? मैं पूछता हूँ। तुम खाना खा लो। वो अपने पैरों पर शिफ्ट करता है, जैसे खौफ से शल हो गया हो। मैंने बताया ना, मुझे भूख नहीं है। उसे बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे। भला वो बच्चा क्यों साथ लेगी? हाँ, भला अशरफ उसका बच्चा कैसे पाल सकता है? खाली पलंग पर झुरझुरी लेकर बच्चा करवट लेता है। उसकी मुट्ठी से दुपट्टा निकल जाता है। माँ बेटा दोनों गायब हो जाते हैं। दोनों? कब? किस वक्त गए? वो मुंह ही मुंह में दुआएं मांगता है। मुझे उसके हाथ से रुक्का मिलता है। मैं रुक्का पढ़ता हूँ। वो जानना चाहता है कि खत में क्या लिखा है, लेकिन मैं उसे नहीं बताता। मैं उसे अपने करीब नहीं आने देता। मैं बालकनी के जंगले पर हाथ रखकर खड़ा होता हूँ। सामने पार्क में भीगी घास पर बारिश पड़ रही है। रोशनियां दरख्तों पर जामिद हो गई हैं। सोचता हूँ, जिस शॉर्टकट से मैं अभी गया था, कुछ देर पहले अशरफ ने मेरी बीवी के साथ इसी रास्ते को इख्तियार किया होगा। अशरफ ने उन दोनों के ऊपर अपने लंडे का कोट डाला होगा और वो दोनों पार्क के दूसरी तरफ बस स्टॉप पर चले गए होंगे। मेरी बीवी लुढ़कती है। शाम को बच्चे उसे ठुड्डे मारते हैं। कोई नहीं जानता कि बाग में उसकी कितनी ज़रूरत है। कोई नहीं जानता कि जब घरों में से यूज मी वाले चले जाते हैं तो जिंदगी कितनी उजाड़ हो जाती है। मैंने अपने बीवी का खत नहीं पढ़ा। मैं जानता हूँ उसमें मेरी तसल्ली और अपने चले जाने का जवाब लिखा है। वो इतनी ही अच्छी थी। अब पार्क में कभी कभी एक कहने की आवाज़ आती है। सिर्फ खांसी की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई है। अंदर घुप अंधेरा है। कभी कभी चौकीदार की सीटी इन 3 ब्लॉकों की खामोशी में इजाफा कर देती है। मैंने बेंच को दोनों हाथों से पकड़ रखा है। लगता है ये पत्थर का बेंच भी कहीं भाग जाएगा। मैं वेस्ट बास्केट को अमलताज के दरख्त से लटकाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ठुड्डे मार मार के बच्चे उसे कहाँ ले गए। सुबह होने वाली है। मैं जानता हूँ वो खांसता खांसता पलंग से लुढ़क कर दरी पर जा पड़ा है। आज उसके होंठ हिल नहीं रहे। तमाम दुआएं खत्म हो गई हैं। उसके कमरे की अलमारी खुली है। कैमल कलर की टोपी उसके सर से दूर जा गिरी है। मैं पार्क की घास देखता हूँ। सारी घास शबनम से भीगी है। धूप निकलने पर सारी की सारी हवा में तहलील हो जाएगी और फिर किसी अगली रात को पिछले पहर किसी और घास पर जा बरसेगी। ऐसे ही गम में बरसने वाली आंसू माया से गैस बनते हैं और फिर किसी और मौसम में किसी और के लिए बरस से वो जाग जाए। लेकिन ये चीख इन्हीं चीखों में कहीं दफन हो जाती है जो मुद्दतों से मेरे सीने में बंद है। मुझे लगता है कहीं मेरे बच्चे ने उस औरत का कान काट खाया है जो अशरफ की बीवी है। मुझे महसूस होता है पागल औरत में जो कहकहा जागता है मेरी माँ का है। सुबह होने वाली है। मैं आसमान को तकता हूँ। अभी कोई चील आसमान पर नहीं आई। आसमान हमेशा की तरह दूर है, लेकिन ये आसमान की मेहरबानी थी जिसने मुझे ऐसा बाप दिया जो हमेशा करीब रहा और इश्तबाह नज़र के बायस यही समझता रहा कि वो मैं हूँ। अब जब वो नहीं रहा तो मुझे लगता है कि मैं ही तो वो था।